से अभी पूरी तरह से उत्पादन में नहीं आ रही है। तो जो कोयले की जो ये दाम के सस्ते होने की जो बात है, ये हो सकता है कि उन पावर सेक्टर्स कंपनीज को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राहत दिलाए। तो अगर जो सरकार थोड़ा ध्यान दे तो पावर सेक्टर्स अगर जो इम्प्रूव हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं उत्पादन क्षेत्र में हमारे लिए लाभकारी होगी। जी बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से आपने भी साफ तौर पे कहा कि अगर हम बहुत सारे जो एनर्जी के सोर्सेज हमारे पास जो ऑप्शंस है अगर उसका यूज करें तो हो सकता है कि बहुत सारा जो प्रेशर है जो पेट्रोल के ऊपर है या फिर जो बिजली के ऊपर है वो थोड़ा कम हो सकता है। हमारे संवाददाता कुमार संभव भी हमारे साथ बने हुए। संभव, आप खुद एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां पर कोयले का भंडार है, कोयला देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकता है लेकिन एक पैरेलल इकोनॉमी भी चलाता है, तो क्या लगता है कि महज कोयले को सस्ता कर देने से ये काफी होगा या जहां पर कोयले की कालाबाजारी हो रही है उस पर भी नियंत्रण लगाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जिस तरीके से कोयले की कालाबाजारी का मामला रहा है, आपको मैं बता दूं कि तकरीबन जो लीगल कोयला है उसका अनुपात और जो इलीगल तरीके से माइन किया हुआ कोयला है उसका अनुपात में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और इसके कारण बहुत ज्यादा आर्थिक राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है देश को खास करके। तो ऐसी स्थिति में कोयले के रेट को कम करना कहीं ना कहीं कालाबाजारी पर भी जो अंकुश लगाने की बात है उसकी तरफ भी ये संकेत देती है, क्योंकि मार्केट रेट के बराबर अगर कोयले का रेट कर दिया जाएगा इलीगल रेट का जो है तो थोड़ी बहुत राजस्व की तरफ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इस कार्रवाई से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो सकता। बिजली को सस्ता करने के लिए कोयले के रेट को कम किया गया है, लेकिन इसका नतीजा कितना निकलता है, धरातल पर कितनी चीजें सफल होती हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। यहाँ पर जहाँ तक रिटेल सेक्टर में कोयले की मांग कम हुई है पहले से, जिस तरीके से लोग गैस का उत्पादन ज्यादा चाहते हैं, तो सीधे तौर पर आम आदमी पर इसका असर पड़ेगा, ये कम होता दिखाई दे रहा है। जी निमिषा। जी बिल्कुल संभव, आप हमारे साथ जुड़े रहे। इस वक्त कपिल जी भी हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा दो मानने हैं। मैं उन चीजों पे दिशा आकर्षित करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जहां आयकर के अंदर बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। एक चीज ऐसी करी गई कि जहां हम एक घर रखते हैं अपने पास, रेजिडेंशियल हाउस, अगर मैं उसको बेच देता हूं तो ऐसा लगा प्रधानमंत्री प्रणब दा की वित्त मंत्री की स्पीच से कि अगर आप एक रेजिडेंशियल हाउस बेचते हैं तो आप इक्विटी शेयर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के खरीद सकते हैं, तो उस पर जो कैपिटल गेन होगा, पूंजी कर होगा, वो नहीं लिया जाएगा। तो पहले होता था कि साहब अगर आप रेजिडेंशियल हाउस बेचते हैं तो रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर देंगे तो आप पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आप कुछ अदर देन रेजिडेंशियल हाउस बेचते हैं और घर में पैसा लगा देते हैं तो आप पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। बट ऐसा पहली बार देखा गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। मुझे ऐसा कदम लगता है, बाकी फाइन प्रिंट से पता चलेगा, कि जहां आप अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचकर इक्विटी शेयर खरीद लें, आप किसी कंपनी के पूंजी खरीद लें इक्विटी शेयर, जो मैन्युफैक्चरिंग हाउस हो, तो उस पर अगर आप पे कर ना लगे तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जो अपने आप में एक नई दिशा दे सकता है अर्थव्यवस्था को। क्योंकि आज तक कभी भी इक्विटी शेयर खरीदने के ऊपर किसी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग हाउस, अब वो कौन सी कंपनीज होंगी, वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स में डील करनी चाहिए, ऐसा नहीं पता चला है स्पीड से। एक कदम ऐसा लगता है कि जो कि पॉजिटिव है बहुत ज्यादा। दूसरा पॉजिटिव कदम ऐसा लगता है कि सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एग्रीकल्चरल सेक्टर में बड़ा बढ़ावा देना चाहती है, कि फर्टिलाइजर सेक्टर है, वेयर हाउसिंग है, कि जो पदार्थ अभी हमने देखा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी, उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि साहब बड़ा सारा पदार्थ हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वेस्ट हो जाता है, तो उसके लिए उन्होंने कोल्ड चेन फैसिलिटी को एक बढ़ावा दिया है कि जहां कोल्ड चेन फैसिलिटी में जो आदमी इन्वेस्ट करेगा उसे एक्सेलरेटेड डिडक्शन मिलेगी, कि आप ₹1 इन्वेस्ट करेंगे तो वो कह रहे हैं आपको ₹2 ₹1.5 डिडक्शन पे ले जाएंगे, कि ₹1 इन्वेस्ट करने से मेरे ₹2 में की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं अपनी पूंजी के अंदर। तो ऐसा लगता है कि सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना चाहती है। इनकम टैक्स आयकर अधिनियम भी उसकी सहायता प्रोवाइड कर रहा है, और उन्होंने 2-3 कदम ऐसे उठाए हैं कि जहां एग्रीकल्चरल सेक्टर को फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स के जरिए बूस्ट भी देने की कोशिश करी। लेकिन कपिल जी, ये तो बहुत अच्छे वेलकम स्टेप है, लेकिन साथ साथ जो अभी बजट स्पीच थी उसमें कुछ ऐसा भी लगा है कि कुछ कड़े कदम भी उठाए हैं सरकार ने। जैसे कि अभी स्पेसिफाइड केसेस में जो केस रीओपनिंग के जो पीरियड है वो 6 साल तक था, 6 साल तक के केस रीओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो अभी ऐसा लगता है कि वो 6 साल से 15 साल जो करने की जो योजनाएं हैं वो भी उन्होंने शायद लागू। देखिए ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक हम बैकवर्ड रेट्रोगेशन का स्टेप है, प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं कहूंगा। आपकी बात को मैं ऐसे उत्तर देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का एक बहुत पुराना फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि रीओपनिंग, एक
जो कर निर्धारण बहुत पहले हो चुकी है उसको आप एक समय के बाद खोलेंगे नहीं, 6 साल की मियाद हुआ करती है आज की तारीख में। और अभी बजट में ऐसा कर दिया है कि जब काले धन की चर्चा जो बाहर के देशों में पार्कड है, तो वित्त मंत्री का कहना है कि बाहर के पैसे को इंडिया में लाने के लिए, देश में लाने के लिए, जहां 6 साल की जो समय 148 धारा 148 में इनकम टैक्स प्रेजेंट एक्ट में है, उसको वो कहते हैं कि नहीं साहब, वो 6 साल की मियाद काफी नहीं है, 15 साल मियाद होनी चाहिए। तो वो स्टेप अगर सिर्फ बाहर के पैसे को इलीगली रॉटन मनी को इंडिया में वापस लाने के लिए करा जा रहा है, तब डेफिनेटली सकारात्मक है। बट अगर उसके अंदर मंशा, फिर वही बात आती है, देखिए कि कानून बिल्कुल पर्याप्त बने हुए पहले से, पर मंशा उसको इम्प्लीमेंट करने की कैसी है सरकार की, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सरकार स्पेसिफाइड करे कि 15 साल का जो रीओपनिंग का जो पीरियड है वो किस पे लागू किया जाए और किस पे जस्टिफाइड है, क्योंकि अभी जो केसेस ऑलरेडी जो चल रहे हैं और जो केसेस हो रहे हैं, क्या 15 साल का उन पे भी लागू हो जाएगा? देखिए ऐसा तो मुझे जी सुनील जी इन तमाम बातों पे हम आगे भी चर्चा करते हैं, लेकिन एक जो राहत की बात थी कि अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर सरकार ने कहा कि हम आपको 1% तक की राहत दे सकते हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो कि रेंट के मकान पर रहते हैं, उनकी हमेशा इच्छा होती है कि हम अपना एक घर बना ले, खासकर जी बिल्कुल एक समय सपना होता है, सपनों का महल हो गया जी। लेकिन आइए इस वक्त देखते हैं कि प्रणव दा बजट पेश करने के बाद किस तरीके से मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। Growing uncertainty in the global economy, there is a determined effort to regain the path of fiscal consolidation. There is special thrust on all forms of investment, but especially on infrastructure and in agriculture, to overcome the supply constraints, which will help us to manage the inflation front and will also contribute to come back to the path of higher growth trajectory. The initiatives for improving employability and opportunities for livelihood have been further strengthened for inclusive growth in both rural and urban areas. Thank you. तो प्रणब मुखर्जी का साफ तौर पर कहना था कि जो फैसले आज सरकार की तरफ से लिए गए हैं बजट में, कहीं न कहीं उसकी जरूरत थी, क्योंकि महंगाई पर काबू करना 3 महीने के अंदर एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। लगातार हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज बजट में कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, उसमें एक बजट हाउसिंग के वाले लोगों के लिए भी राहत की बात की गई है कि उन्हें 1% की छूट मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम सीमेंट के दाम की बात करें तो सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी की भी खबरें मिल रही हैं। क्या माना जाए कपिल जी कि जिस तरीके से अगर एक आम आदमी घर बनाने के लिए जाता है तो 1% ब्याज दर की तो राहत हो, लेकिन ये बजट हाउस है क्या? कितने तक के मकान को हम बजट हाउस माने? पहले उन्होंने कहा 20 लाख, अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। देखिए इशिका जी, मेरा मानना यह है कि ये चीज एक अपने आप में उन्होंने लिम्बो में छोड़ दिया है, इसको अनसर्टेन छोड़ दिया है। बाकी मेरे मित्र सुनील रस्तोगी जी इस बात पे ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि जो हाउसिंग लोन है उसके ऊपर जो सरकार का कदम है वो किस दिशा में है। जी सुनील जी यहाँ एक सवाल एक आम आदमी के मन में हो सकता है, आशना जी के भी मन में उठे कि कल हमने रिजर्व बैंक की एक क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा देखी, उसमें हमें ब्याज में कोई राहत मिलती हुई नहीं जा रही है। सरकार के हाथ में ब्याज दर को नियंत्रण करने का कोई तरीका नहीं है। वो आरबीआई से महज एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आरबीआई इसके लिए स्वतंत्र बॉडी है हमारे पास। तो ऐसे में कि हम 1% की आपको ब्याज दर की छूट देंगे और दूसरी तरफ जो इनपुट्स हैं मकान बनाने के लिए जो चीजें हैं वो कीमती हो जाएंगी, तो इस 1% छूट का मतलब क्या रह जाएगा? देखिए, अगर जो हम एक मकान की पूरी एनालिसिस करें कि 25 लाख के मकान पर 1% की छूट है तो महज वो 25,000 रुपये बनती है जी। और अगर जो हम सीमेंट के या दूसरे आइटम्स जो कि एक मकान बनाने में जरूरी तत्व है उनकी बात करें तो वो उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे जी। तो 25,000 रुपये की छूट अगर हम देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो अभी जैसे, लेकिन जो आपने बताई है कि अभी जो ब्याज दरों में कमी के जो संकेत है, अभी कुछ समय पहले ही अभी उन्होंने 0.75% की जो डाउन रेट किया है और उन्होंने आज भी शायद कहा है, कल भी कहा है कि अगर जो महंगाई दर को हम देखते हैं कि वो कुछ कंट्रोल में आती है तो हम शायद ब्याज में दरों में कमी और भी कर सकते हैं। तो अब ब्याज में कमी कब करेंगे? जब महंगाई दर में कमी होगी। तो महंगाई दर में कमी कब होगी?
वो कहना बड़ा मुश्किल है। तो अभी तो उन सिनेरियो को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ब्याज दरों में अभी जल्दी से कोई कमी आने वाली है। तो आज के सिनेरियो में, आज के बजट को देखते हुए 1% की दर तो कुछ भी नहीं है, और ये 2% तो कम से कम होती तो शायद कुछ राहत होती। और जो 25 लाख की जो है वो भी 25 लाख नहीं, उसको भी 40 लाख रुपए या 30 लाख करते तो थोड़ा सा रिलीफ और होता। जी अर्चना जी, जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कड़े कदम फैसले लेने का वक्त था, वही वित्त मंत्री भी कह रहे हैं कि हम कुछ राहत देने की कोशिश में है, साथ में हम इकोनॉमी को भी संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। बजट हाउसिंग की बात होती है जो महज 20 से 25 लाख तक के मकान होंगे, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जब आप जाती हैं तो क्या आपको इस बजट में अपने रहने के लिए कोई मकान मिल पाता है? मकान नहीं मिलता, 20 से 25 लाख में कोई मकान नहीं, दिल्ली एनसीआर में कोई नहीं है। जी जी, तो क्या आपको लगता है कि ये जो घोषणाएं हैं उसका क्या मतलब ये है? सब बेमानी है, कुछ फायदा इनका दिखाई नहीं देता कि जब तक रेट डाउन नहीं आएंगे तो हम कैसे कुछ खरीद, और जब किचन के ही डाउन कम नहीं होंगे, रेट कम नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि मुझे घर चलाने के लिए अपने बच्चों को भी बाहर भेजना पड़ेगा, जो माइनर है उनको भी बोलना पड़ेगा कि पहले कुछ कमाओ फिर उसके बाद खाना खाओ। जी बिल्कुल, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि गृहिणी का भी अपना दर्द है कि अगर हम किसी घर के लिए जाते हैं, वो बजट हाउसिंग की बात होती है, लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं अपने परिवार के साथ तो वो बजट हाउस उनको मिलेगा कहाँ, कि वो कितनी दूर जाएंगे शहर से, इसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं है। आगे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बच्चों की स्कूल फीस और बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन से राहत की उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन वो काफी हद तक पूरी हो पाई या नहीं हो पाई, या आगे कैसे पूरी हो पाएंगे, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त सीधे रुख करते हैं अपनी सहयोगी गायत्री का, जो हमें बताएंगी कि सुर्खियां क्या हैं। गायत्री। शुक्रिया निमिषा। तो इस वक्त डाल लेते हैं एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच प्रणब मुखर्जी ने पेश किया आम बजट, निजी निवेश पर दिया जोर, कहा अर्थव्यवस्था से थी सुधार की उम्मीद। आम बजट के जरिए की प्रणब में तोहफों की बरसात, किसान छात्र निवेशकों से लेकर बिल्डरों के बल्ले बल्ले, इनकम टैक्स में भी छूट बढ़ी। 10 लाख से कमाए वालों को प्रणब दा ने दिया तोहफा, राजीव गांधी इक्विटी योजना में निवेश पर मिलेगी 50% की कर छूट, 3 साल तक निवेश को किया जरूरी। टैक्स में मामूली सी छूट देकर प्रणब ने चलाई जनता की जेब पर कैंची, रेस्टोरेंट में खाने से लेकर हवाई किराया हुआ महंगा, टीवी फ्रिज से के भी बढ़े दाम। ममता को किनारे कर कांग्रेस मिला सकती है मुलायम से हाथ, सोनिया की चिट्ठी के जवाब में दिल्ली पहुंचे मुलायम, सांसदों को दिया निर्देश बजट सत्र में रहे मौजूद। तो आज बजट पेश हो चुका है, कहीं राहत दी है तो कहीं आफत भी देखने को मिली है, क्योंकि जहां पर छूट दी है तो वहीं पर कहीं ना कहीं कुछ बोझ भी डाला गया है। टैक्स की अगर बात की जाए तो 1,80,000 से बढ़ाकर, हालांकि यहां पर थोड़ी राहत दी है, 2 लाख कर दिया गया, यानी 2 लाख कमाई वाले लोगों को अब टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा 2 से 5 वालों को 10%, 5 से 10 वालों को 20%। इसके अलावा आम आदमी की अगर बात की जाए तो वहां पर सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर 2% का इजाफा कर आम आदमी जिन चीजों को इस्तेमाल करता है, घरेलू की जो चीज होती है, रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, उनके दाम में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी कर दी गई है। और आइए वाणिज्य मंत्री क्या कुछ बोले इस वक्त सुनते हैं। Allocation for health to address the issue of malnutrition, also education, Sarv Shiksha Abhiyan. These are welcome steps taken by the Finance Minister, increasing substantially the allocation for agricultural credit, which now stands at 5,75,000 crores. But equally important is the budgetary announcements on textile sector, which after agriculture is the second largest employment provider. Creation of 2 new mega clusters, the Pavaloon cluster in Ichalkaranji, the service centers, but the concessions for the import of machinery in the textile sector, which will have a significant impact both in value addition
upgradation and job generation. Similarly, there have been concessions for the silk industry, which includes the